हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है सभी लोगों का? चलिए, आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, सो एक काम कीजिए, फटाफट सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। विजय माल्या एंड एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, इसके ऊपर हम लोग को चर्चा करनी है। ठीक है ना? आप सभी को मालूम है कि विजय माल्या एक बिजनेस टाइकून है और उन्होंने कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड इंडिया के अंदर किया है और इसके बाद यहाँ से वो एक सेफ स्केप के अंतर्गत यूके चले गए थे। यूके के साथ भारत का प्रत्यर्पण संधि 1992 का साइन किया गया है। इसके अंतर्गत भारत ने उनके एक्स्ट्राडिशन की बात कही है। ठीक है ना? लगातार ये कई वर्षों से ये प्रक्रिया जारी है, कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने, विजय माल्या ने वहाँ पर जो है सो अपने लीगल जितने भी उनके लिए हथकंडे हो सकते हैं अपने बचाव में, उन्होंने सबका उपयोग कर लिया है। जो लास्ट अभी बात हुई है, जो ऑफ लेट अभी रिसेंटली अभी थर्सडे को बात हुई है, उसमें विजय माल्या ने हाई कोर्ट के वहाँ डिसीजन के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भारत के अगेंस्ट, मतलब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अगेंस्ट जो इंडिया ने रिक्वेस्ट कर रखा है, अपील दायर करने की बात कही थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया है कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसके अंतर्गत विजय माल्या के लिए जितने भी लीगल उनके अपने बचाव में बातें हो सकती थी, वो सारी एग्जॉस्ट हो गई हैं। अब जल्दी उनका एक्स्ट्रेडिशन भारत के लिए संभव होगा। इसके बारे में ये हम लोग चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या फाइनेंशियल फ्रॉड उन्होंने किए थे, कैसे एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी जो है सो हमारे यहाँ काम करता है, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या किसी नॉन एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी जिसके साथ हमने नॉन जो ट्रीटी स्टेट्स हैं उसके साथ भारत भी किसी अपने क्रिमिनल को मंगवा सकता है अगर कोई इनका क्रिमिनल यहाँ से भागकर अगर वहाँ जाकर शरण ले लेता है। तो आइए इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले फटाफट प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप जब तक लाइक और शेयर करते हैं, मैं आपको बता दूं सभी लोगों को कि ये देखिए साहब कि अभी फटाफट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी जल्द ही मैं आप सभी लोगों के लिए, आप जितने भी लोग हैं, मैं आप नया बैच आपके लिए 2021 के लिए शुरू कर रहा हूँ। 2021 के लिए, 21 और 22 के लिए, 2021-22 के लिए, जिसमें मैं इंडियन पॉलिटी का मतलब इंडियन पॉलिटी हो गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इतनी सारी चीज़ें अभी इन रो में शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, सो फटाफट जो लोग भी चाह रहे हैं कि आप मेरे साथ जुड़कर अपना कैरियर शेप करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैं केवल पढ़ाऊँ ही ना आपको, बल्कि आपके टीचिंग के अलावा, मैं आपको टीच करने के अलावा आपको मेंटोर भी करता रहूँ, आपको गाइड भी करता रहूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटायर जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी होती है उसमें मेंटोरिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है ना? तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए करूँ, तो आप ये पावन 10 का कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है ना? जिनको लगता है कि नहीं मुझे यूट्यूब पे रहना, यू कैन स्टे ओवर हियर। ठीक है ना? आप निश्चित तौर पे यहीं रहें, यहाँ पर भी हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू जो भी वॉट एवर वी कैन बेस्ट डिलीवर टू यू, जितना कुछ बेस्ट हो सकता है वो हम आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि 1-to-1 आपका इंटरेक्शन मेरे साथ हो, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको हमेशा किसी भी मोमेंट पे गाइड करता रहूं, मेंटोर करता रहूं, ठीक है ना, टीच भी करता रहूं, तो डेफिनेटली आप पावन 10 का कोड यूज़ कीजिए। ठीक है ना? और अगर यूज करते हैं मेरे कोड को, तो आने का ये मेरा जो मेल आईडी है pawan.kumar@wifi3.com पे अपना इनवॉइस भेजिए, फिर मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। दैट इज माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना? सो चलिए, योर मेंटोर इज हियर। इसके अलावा अगर किसी को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने में कोई परेशानी अगर आ रही है, कुछ जानना या समझना चाहते हैं, या इन कोर्सेज के बारे में जानना समझना चाहते हैं, या यूपीएससी के किसी सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इन सबों के बारे में कुछ भी जानना या समझना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप मुझे pawan.kumar@wifi3.com पे लिखिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और मैं बता दूं आप सभी लोगों के लिए कि अभी जो यूपीएससी के लिए 2021 के लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए 2 साल का कोर्स 2021 और 22 में जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये 2 ईयर का कोर्स ले सकते हैं, जो कि अभी बिल्कुल सब्सिडाइज है, 48,000 का है। कोई अगर 1 ईयर का लेना चाहता है तो दिस इज 40,000। और इन सबों के लिए आपको जो कोड अप्लाई करना होगा, इसके लिए पावन 10 का कोड अप्लाई करें। ठीक है ना? पावन 10 का कोड अप्लाई करने से दो चीज़ें हैं। पहला तो आपको क्या है, अनअकैडमी की तरफ से आपको डिस्काउंट मिलता है 10% का, ये तो आपको मिलेगा। और जैसा मैंने आपसे बताया है कि अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं और मुझे बताते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, मॉरलिटी के अंतर्गत अपने, ठीक है ना, आपको पर्सनली गाइड भी करूंगा। पीजी का मतलब पर्सनल गाइडेंस भी होगा। ठीक है? और ये जो कोर्स है आपका 40,000 का 10% डिस्काउंट के बाद, पावन 10 का कोड जब यूज कर लेंगे तो ये 36,000 का होगा, और ये 48,000 के बाद ये 43,200 का हो जाएगा अगर आप पावन 10 का कोड यूज करते हैं तो। ठीक है? तो चलिए आ जाइए सभी लोग सेशन को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों ने, आप लोगों ने अपनी तरफ से लाइक एंड शेयर कर दिया, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ठीक है? और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पवन सर यूपीएससी एडुकेटर अगर आप ढूंढते हैं तो आपको यहाँ मैं आपको देख जाऊंगा, यू कैन ज्वाइन दिस। ठीक है? चलिए आइए, पवन सर यूपीएससी एडुकेटर। आइए मैं आपको बता दूं फटाफट, मैंने आपको बता दिया कि अभी विजय माल्या को, जो भी मैंने आपको बताया है कि विजय माल्या को ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने प्रत्यर्पण के मामले में, यानी कि एक्स्ट्राडिशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अर्जी उसकी खारिज कर दी है। यानी कि जो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जो विजय माल्या वहाँ मूव करना चाहते थे,
प्रत्यर्पण के मामले को लेकर के, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के मामले को लेकर के जिसे भारत ने रिक्वेस्ट किया हुआ है यूके से, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट ने वहां पर उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। इसका मतलब अब ये हो गया कि विद इन 28 डेज अब हो सकता है कि उनका प्रत्यर्पण भारत के लिए हो जाए, क्योंकि भारत और ब्रिटेन का जो प्रत्यर्पण संधि है वो 1992 में साइन किया गया है। इस संधि के अंतर्गत भारत ने ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के लिए विजय माल्या के लिए रिक्वेस्ट भेजा हुआ था। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से खारिज हो चुका है, तो अब ये संभव है कि 28 दिनों के भीतर विजय माल्या भारत को प्रत्यर्पित कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब माल्या के पास इंग्लैंड के अंदर, मैं आप यहाँ एक बात बता दूं कि इंग्लैंड के अंतर्गत उनके पास कोई भी कानूनी रास्ता नहीं बचा, यानी कि इंग्लैंड के लॉ के अंतर्गत अब उनकी सेफ्टी में कोई भी लॉ नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए उनके पीछे चार्जेस क्या है। चार्जेस सिंपल यही है कि उनकी जो किंग फिशर एलायंस कंपनी, ये एयरलाइंस कंपनी थी, ठीक है ना, उसके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में उन्होंने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बैंक में दिया, मतलब गलत बयानबाजी दे करके उन्होंने लोन सैंक्शन करवा लिया, ठीक है ना, लोन। और इस लोन के पैसे को उन्होंने क्या किया, डाइवर्ट कर दिया, ना कि अपने इस कंपनी में लगाया किंग फिशर एयरलाइंस में, ठीक है ना, उसको डाइवर्ट कर दिया, लॉन्डर कर दिया, ठीक है ना। और इसका मतलब ये हो गया कि विजय माल्या ने जो है वो विलफुली लोन को डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्टर है, ये विलफुल लोन डिफॉल्टर है, और उनके पास जो है वो 9,000 करोड़ रुपए का उसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बनती है, ठीक है ना। इससे वो बचने के लिए, जैसे उनको ये पता चला कि अब सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट में जाने वाली हैं, ये चुपचाप यहाँ से क्या करेंगे, 2016 में यहाँ से वो यूके निकल गए, ठीक है ना, और वहीं पर ये रह रहे हैं, ठीक है ना। सो विजय माल्या 2016 में ये फाइनेंशियल फ्रॉड करने के बाद वो कहाँ चले गए, तो चले गए हैं यूके, ठीक है। यूके में जाने के बाद होता क्या है कि जब इधर सीबीआई का प्रोब होता है, ठीक है ना, डिफरेंट बैंक्स वगैरह में, आईडीबीआई में, स्टेट बैंक, तमाम जगहों पे होता है, ठीक है ना। तो सीबीआई ने जब चार्जशीट फाइल कर दी, तब सरकार ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने यूके के पास 2017 में जो है सो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट विजय माल्या के अगेंस्ट यूके में भेजा था, ठीक है ना। सब्सिक्वेंटली जब हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, भारत सरकार ने भेजा, तो यूके के पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, और 2017 में ही अप्रैल के महीने में उन्होंने किया कि कंडीशनल बेल पे वो क्या है, बाहर है, ठीक है ना, ही इज रिलीज्ड ऑन कंडीशनल बेल, ठीक है ना। इसका मतलब वो कहीं मूव नहीं कर सकते थे, और जब कभी वो कोर्ट उनको तलब करेगा वो कोर्ट में मूव करेंगे, ठीक है ना। अब तो ये था पूरा का पूरा प्रकरण जो संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया। अब रही बात कि विजय माल्या अपने बचाव में क्या कुछ और भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हाँ, उनके पास एक ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, वो ये है कि वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ECHR में मूव कर सकते हैं। अगर ECHR में, यानी कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में अगर ये मामला पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो ये मामला एक्स्ट्राडिशन का फिर से मामला क्या हो सकता है, खटाई में पड़ सकता है, ये मामला फिर से लटक सकता है, ठीक है ना। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ECHR है क्या। दरअसल क्या है कि जो ECHR है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इन यूरोप। ये स्पेसिफिकली कहाँ बात करता है, यूरोप में, चूंकि वो यूके में है इसलिए अभी ये मामला यूरोप के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसको 1950 में इसके ड्राफ्ट के ऊपर में सहमति बनी थी यूरोपियन काउंसिल के अंतर्गत, ठीक है ना। और ये जो आपका है यूरोपियन काउंसिल का, सॉरी, ये यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, ये आपका प्रभावी होता है 1953 के सितंबर में, और ECHR का जो आपका हेडक्वार्टर है दैट इज इन रोम। तो इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे, ECHR है क्या, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स क्या है, ठीक है, ये हेडक्वार्टर्ड कहाँ है और कब ये इफेक्टिव हुआ था, दैट इज 1953। सो व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, इसके बारे में भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि कभी अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कभी लिखने के लिए है तो आप इसको लिख सकते हैं। एक्स्ट्राडिशन इज द डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ वन स्टेट टू अनदर, ठीक है ना, यानी कि एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र को, ठीक है ना, दूसरे राष्ट्र को क्या करेंगे, जो भी आपका अगर क्रिमिनल है, ठीक है ना, जो भी डिजायर किया गया टू डील विद फॉर क्राइम्स, या उसने कोई एक्यूज है या कन्विक्टेड है, ठीक है ना, और एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र जहां से जाकर उसने शरण लिए रखा है, उससे अगर मांगता है तो उसको ये कहेगा, दूसरा राष्ट्र उसको क्या करेगा, वो उस राष्ट्र को सौंप देगा अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन किया गया है, ठीक है, यानी कि प्रत्यर्पण संधि दस्तखत की गई। इसका मतलब ये हो गया, संक्षिप्त में और बात करें तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एक औपचारिक प्रक्रिया है, इज अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ वन स्टेट सरेंडरिंग एन इंडिविजुअल टू अनदर state for prosecution or punishment for crimes committed in requesting country's jurisdiction, ठीक है। सो अगर किसी कंट्री ने क्या किया है, अगर किसी कोई व्यक्ति है जिसने किसी कंट्री में क्राइम किया है, उस कंट्री के जुरिस्डिक्शन में, तो अगर वो दूसरी कंट्री में चला जाता है, उस कंट्री के साथ अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी उस कंट्री का अगर साइन किया गया है, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करने पर वो उनको भेज देगा, ठीक है ना। सो ये टिपिकली इनेबल्ड होता है, आई मीन प्रत्यर्पण संधि द्विपक्षीय संबंध में या बहुपक्षीय संबंध में भी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसा भी मैटर होता है कि अगर मान लीजिए किसी
जिस किसी कंट्री के साथ आपका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं किया गया है, यानी कि नॉन ट्रीटी स्टेट है, तो वहां से भी एक्स्ट्राडाइट आप करवा सकते हैं अगर आपका कोई क्रिमिनल है, तो उसके लिए भी प्रोविजंस हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, क्योंकि अगर आपका नॉन ट्रीटी स्टेट कोई भी अगर है, तो वहाँ के डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से अगर उसको परमिट करता है तभी वो आपके पास एक्स्ट्राडीट करेगा। और साथ ही कभी अगर उस देश का कोई भी अगर क्रिमिनल आपके देश में आके शरण लेता है, तो आपको भी रेसिप्रोसिटी में उसको देना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें हैं जिसको कि हम लोगों ने आपको बता दिया। अब ये जानते हैं कि भारत में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के लिए लॉ क्या है। इसके लिए लेजिस्लेटिव बेसिस प्रोवाइड किया गया है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एक्ट, जो है एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 का, ठीक है। इसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, लेजिस्लेटिव बेसिस प्रोवाइड किया एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 को, ठीक है। इसका लीगल बेसिस हो गया फॉर एक्स्ट्राडिशन विद स्टेट्स विथ होम इंडिया डज नॉट हैव एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। इसके बारे में भी प्रोविजन किया, यानी कि नॉन ट्रीटी स्टेट्स जो हैं उसके लिए भी इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 4 के अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है कि भारत सरकार दूसरे नॉन ट्रीटी स्टेट से भी रिक्वेस्ट कर सकता है। उसके प्रक्रिया का चर्चा इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एक्ट 1962 के सेक्शन 3 क्लॉज 4 के अंतर्गत किया गया है। तो इसको भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद जरूर रखेंगे। 2021 के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, 2020 में नहीं पूछेगा ये। सो 2021 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अभी देखते क्या है कि इंडियन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो एक्ट है 1962 का, इसमें संशोधन किया गया 1993 में बाय एक्ट 66 ऑफ 1993, ठीक है। सो इतनी बातें समझ पा रही है, इसका लीगल बेस हो गया, ये आधार हो गया। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन के लिए, प्रत्यर्पण के लिए कोई नोडल अथॉरिटी होगी, कोई ना कोई प्राधिकरण होगा, सिर्फ प्राधिकरण होगा जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के लिए रिक्वेस्ट डालेगा। तो हाँ है, वो हमारे यहाँ सीपीबी डिपार्टमेंट या डिवीजन बोलते हैं, सीपीवी डिवीजन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। सीपीवी का मतलब क्या है? सी का मतलब कॉन्सुलर, पी का मतलब पासपोर्ट, वी का मतलब वीजा डिवीजन, यानी कि कॉन्सुलर, पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। इट इज अ नोडल अथॉरिटी और सेंट्रल अथॉरिटी that administers extradition act and it processes incoming and outgoing extradition request, यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट अगर आपके पास आता है तो भी सीपीवी डिपार्टमेंट के पास आएगा, या आपकी तरफ से किसी कंट्री को जाता है तो भी ये सीपीवी जो डिवीजन है MEA का, उसके द्वारा ही भेजा जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंड नीड ऑफ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ये आपको यहाँ पर चर्चा करना है। तो आपका इंपॉर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस और नीड, इन दोनों के बारे में चर्चा करना है। ये आपको यहाँ बताना क्या है, हाईलाइट क्या करना होगा, जो प्रेजेंट सिनेरियो में जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स इंडिया में हो रहे हैं, ठीक है ना, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत सारे टेररिस्ट नॉर्म्स भी हैं, टेररिस्ट हैं जो भाग करके यहाँ से क्राइम करने के बाद, चाहे फाइनेंशियल वो डिफॉल्टर हो या टेररिस्ट हो, कोई भी हो, अगर दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो अब ये आपका जो लॉ है आपकी कंट्री का, वो चाहेगा क्या कि रूल ऑफ लॉ यहाँ बना रहे, ठीक है। और जो गिल्ट ही हैं और जो डिफॉल्टर्स हैं उनको वापस इंडिया में बुलाकर उनको क्या किया जाए, पनिश किया जा सके, ठीक है ना। तो इसी कंटेक्स्ट में बातों को समझते हुए आपको बताना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। सो यू हैव टू हाईलाइट वन थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंस, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी डिस्कस। ये आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। आप इसको लिखिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आप यहाँ डाल देते हैं तो जिसका बेहतर रहेगा, मैं क्या करूँगा, उसको एक्नॉलेज भी करूँगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उसको शेयर भी करूँगा, ठीक है। मेरी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं। सो चलिए मैं फिर से आपको बता दूं कि मेरा अभी कोर्सेस जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 2021 के लिए शुरू हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, तमाम चीज़ें भी शुरू हो रही हैं, ठीक है ना। ये बस मैं स्टार्ट ही करने वाला हूँ, स्टार्ट ही होने वाला है। तो कोई भी अगर चाहते हैं कि अनअकैडमी पर जुड़ करके 2021 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो पवन 10 का कोड यूज़ करके आप आ सकते हैं। पवन 10 का कोड यूज़ कीजिए, ठीक है ना, और आ जाइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, पीटी मेंस सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, सारी चीज़ें होंगी। साथ में मेरा गाइडेंस भी आपको मिलेगा और मेंटोरिंग भी आपको मिलेगी, ठीक है ना, मेंटोर भी करूँगा। बस याद रखना है आपको क्या कि जो मेरा कोड है दैट इज कॉल्ड पवन 10, ठीक है ना। अगर आप ये ले लेते हैं पवन 10 के कोड के थ्रू, तो आप मेरे मेल आईडी पे मुझे जो है सो इनवॉइस की कॉपी भी भेज सकते हैं। और ये मेरा मेल आईडी है pawan.kumar@wifistudy.com, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप मेरे थ्रू आए हैं, तो मैं आपको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आपको गाइड करता रहूँ, आपको जो है सो मेंटोर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं शाम के 4 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। बट वन थिंग, हो सकता है कि मैं आज थोड़ा सा अपने कुछ निजी कारणों से मैं थोड़ा हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ, उससे थोड़ा डिले हो जाए, तो रात में मैं क्लासेस को रिशेड्यूल भी करवा सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 4 बजे शाम को ही आपकी क्लासेस हो जाए। अगर किसी कारण से नहीं हो पाती है तो रात में हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। और आप लोग अलर्ट रहेंगे अपने यूपीएससी का, अनअकैडमी यूपीएससी का जो चैनल है, वहाँ देखिएगा कब नोटिफिकेशन आता है मेरी क्लासेस का, प्लीज़ उसको फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
with lots of love and blessings. Take care everyone.